देख, कल हमने सारी चीजें समझ ली हैं कि छायावाद है क्या, अलग अलग मत क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से याद रहता है कि छायावाद वास्तव में स्वच्छंदतावाद है या रहस्यवाद है, या फिर इसको एक उथली खोखली नैतिकता माने। सारी चीजें समझी थी हमने आराम से। अब थोड़े आगे बात करते हैं यूपीएससी के हिसाब से। जैसे एक आध सवाल आता है, सवाल पूछेगा, छायावाद को क्या हम रहस्यवाद का सर्वनाम दे सकते हैं? मतलब छायावाद की जगह हम रहस्यवाद बोल दें, या फिर छायावाद को हम पूरी तरह स्वच्छंदतावाद बोल सकते हैं। दो प्रश्न तो ये हो गए, और दो प्रश्न मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है समझने की। क्यों? क्योंकि हमने मतों के हिसाब से काफ़ी डीप में समझा था कि रहस्यवाद अगर बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। फिर सर स्वच्छ, हाँ। आपने सर बताया था उसके अनुसार तो आगे समझ में आ गया था कि कैसे छायावाद है, फिर रहस्यवाद है। फिर ये भी बता सकते हैं कि इसमें कैसे रहस्यवाद है, क्योंकि ये इसमें दिखाई देता है प्रतीक के माध्यम से, कई कई रूपों में सर दिखाई देता है छायावाद। इसमें अर्थ को और विशेष महत्व दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर हम अंतर देखें, जैसे स्वच्छंदतावाद और छायावाद में अंतर देखें, तो स्वच्छंदतावाद में क्या होता है, खड़ी बोली की स्थापना होती है। लेकिन छायावाद क्या है, जैसे प्रतीक होगा जो सीधी सपाट हिंदी है उसको आगे बढ़ाएगा, तो खड़ी बोली का चरम विकास होता है, ना कि स्थापना। मतलब एक तरह से वो आगे बढ़ने का क्रम है। स्वच्छंदतावाद में क्या होता है, स्वतंत्रता की घोषणा होती है। लेकिन छायावाद में स्वतंत्रता के मूल्य के स्तर का विकास। मतलब सोचो, मैं बोलूं कि मैं आजाद हूं, और आप बोलो कि मैं आजाद इन इन मायने में हूँ। मुझे जीवन की भी आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता भी चाहिए, निजता का भी अधिकार, शोषण के विरुद्ध। तो एक अलग अलग मायना, अलग अलग मूल्य स्थापित किया जाना, वो है छायावाद। छायावाद में, हाँ, कुछ पूछना है कि नहीं सर, छायावाद वही है। में, हाँ, सर छायावाद में वही है छायावाद कि में क्या, नहीं, वही है सर। छायावाद में ये है कि उस समय ये स्थिति के अनुसार देख सकते हैं, 1936 की स्थिति है, तो वो भी दिखा सकते हैं कि इस समय हम लोग गुलाम थे, तो वो छायावाद के मूल्य के स्तर पर विकास तो हो रहा था, लेकिन अभी भी हम गुलाम थे। तो ये सारी चीजें हैं। स्वच्छंदतावाद थोड़ी बात और करता है कि प्रकृति को स्वतंत्र विषय होना चाहिए, प्रकृति इंसान से ना जुड़े। लेकिन अब छायावाद में क्या होने लगा, प्रकृति का मानवीकरण हुआ, उसका नारी रूप से भी सुंदर हो जाना। मतलब जैसे उत्तर छायावाद में जब हम जाएंगे, तो उत्तर छायावाद में सबसे बड़ी विशेषता मिलती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर। तो आप समझ रहे हो कि मानवीकरण कर देना, कि हे मधुकर, मधुकर श्रेणी तुम देखी चित, ये सब ठीक है, इसको छोड़ो। अब इसका अलग स्तर लेते हैं, अलग लेवल पे चलते हैं, और मानवीकरण से भी इसको मुक्त करते हैं और भी सुंदर करते हैं। राष्ट्र प्रेम की भूमिका स्वच्छंदतावाद में होती है, लेकिन छायावाद में क्या होता है, जो राष्ट्रीय प्रेम है सांस्कृतिक प्रेम में बदल जाता है। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि छायावाद की क्या विशेषता, तो वहां पे एक विशेषता थी कि राष्ट्र के प्रति सांसारिक, या फिर जैसे हम नाटक पढ़ रहे थे, प्रेमचंद, नहीं, शंकर युग के नाटक, तो उस नाटक में एक बड़ी विशेषता थी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे जाएंगे। तो राष्ट्र के प्रति अब जो लगाव है, अब जो श्रद्धा है, तो सांस्कृतिक श्रद्धा हो जाएगी, केवल वर्तमान की श्रद्धा नहीं, केवल समस्याओं को दूर करना नहीं। तो जब भी आपसे सवाल आएगा कि क्या हम छायावाद को पूरी तरह से छंदतावाद मान सकते हैं, तो आप कहोगे मान तो सकते हैं, सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हैं उनका दायरा अलग है, या तो विकास क्रम के अलग आधार पर ऊपर है, या फिर अ, प्रवृत्तियों के आधार पर अलग है। आई बात रहस्यवाद की, तो रहस्यवाद में आप देखते हो जैसे कबीर का रहस्यवाद हो, सबसे बड़ा अंतर तो आप यहाँ पे समझ लो,
जैसे समझो, कबीर का रहस्यवाद, शंकराचार्य का रहस्यवाद और भी किसी का रहस्यवाद, ठीक है? वहाँ पे हमको पता चलेगा, जैसे बरसों कंबल भीगो पानी, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर गहराई पे जब जाते हैं तो रहस्य समझ आता है। लेकिन जब दर्शन आता है उस चीज में कि किस दर्शन से जुड़ा है, क्या अनुभूति होती है, और छायावाद की सबसे विशेष प्रवृत्ति है कि जो भावनाएं होंगी, भावनाओं को आप तीव्र रूप से समझ पाओगे कि क्या कहा जाए, दुख की बात है, सुख की बात है तो प्रतीक, है तो रहस्य, पर वो रहस्यवाद, छायावाद इसीलिए है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो किसी प्रकाश के सामने खड़ा है, तो अपनी छाई, अपना प्रतिबिंब समझ पाएगा, अपना प्रतिबिंब स्वीकार पाएगा। जैसे एक मनुष्य है या फिर एक लड़का है, तो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो अगर वो ऐसी कोई परिस्थिति में खड़ा हुआ, तो अपना प्रतिबिंब समझ पाएगा। या फिर जैसे डॉक्टर नगेन क्या बोलता, छायावाद मतलब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल मान लो मनुष्य, या फिर शारीरिक ढांचा, और सूक्ष्म मतलब जो भीतर एक मन है, जो दिमाग है, जो चिंतन है, वो उसका विरोध। तो अगर रहस्यवाद में जाओगे, तो रहस्यवाद ऐसा विरोध नहीं करता। रहस्यवाद या द्वैतवाद मान लो, वेदांत वगैरह मान लो, वो तो माया या फिर ब्रह्म और जीव दोनों को एक मानता है, पर यहाँ ब्रह्म और जीव को एक नहीं मानता है। अब यहाँ पे और गहराई है, जो सूक्ष्म है वो वास्तविक है। तो जब वास्तविक की बात आती है, मानववाद की बात आती है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अस्तित्ववाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अस्तित्ववाद के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि मानव जो होता है या फिर जो मनुष्य है, वो केंद्र में होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? सुधारवादी आंदोलन में चलो, तो सुधारवादी आंदोलन में क्या केंद्र में होगा? सुधार केंद्र में होगा। जनवादी आंदोलन में क्या केंद्र में होगा? जन केंद्र में होगा। समतावादी आंदोलन में सब समान हो, ये केंद्र में होगा। लेकिन जब हम छायावाद में आते हैं, मानव केंद्र में होता है, मतलब अस्तित्ववाद। तो जब मानव केंद्र होगा, तो मानव की कुंठाएं, मानव के दुख, वो सारी चीजें महत्व रखने लगती हैं। जैसे महादेवी वर्मा का एक पद है, अब इसको आप सोचो जरा कि रहस्यवाद है या फिर छायावाद। अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मत वाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। तो ये सारी चीजें रहस्यवाद समनार्थी जरूर है। से सरोज स्मृति को ले लो, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा लिखा कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। और लिखा कुछ और हो, अर्थ अलग हो, तो कह सकते हो रहस्यवाद है। लेकिन उसकी विचारधारा या फिर उसका जो केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु और कुछ नहीं, अस्तित्ववाद केंद्र में है। और जब अस्तित्ववाद केंद्र में होता है, तो रहस्यवाद अपने आप ही क्षीण हो जाता है। जैसे रहस्यवाद में क्या होगा? अलौकिक चीजें होंगी या फिर अलग स्तर में चीजें चली जाएंगी। लेकिन छायावाद में वो अंश भी दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ भाव के रूप में बसता है या फिर भाव के रूप में शेष रहता है। सांप्रदायिक विचारधारा के बारे में, अब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब देवता अमरता खेलेगी मिटने का खेल। तो ये चीज हमें समझ आती है कि हाँ, रहस्यवाद है। समझ आता है कि जो गहराई होनी चाहिए वो गहराई, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से रहस्यवाद है। और रहस्यवाद अगर पूरी तरह से नहीं है, तो छायावाद है। फिर आप चाहे डॉक्टर नगेन का मत दो, आप कोड देखना, शॉर्ट में मैंने लगभग 8-9 मत वाले कोड डाल दिए हैं कि कौन क्या बोलता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, शुक्ल जी क्या बोलते हैं। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, और जो ना समझ आए या तो यहाँ पे या फिर कमेंट में पूछना जरूर कि क्या मतलब हुआ इसका। और अगर मतलब आप समझ गए, फिर डाउट ही नहीं है, स्वच्छंदतावाद हो, रहस्यवाद हो, या फिर उनसे अलग छायावाद हो, तो इसको समझना आसान होता है। और जैसे ही आप छायावाद समझोगे, तो वैसे ही जो चार कवि हैं, छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं, निराला, पंत जी, आ, और कौन है, महादेवी वर्मा, और
जैसे सुमित्रानंद कैसा, पंत। इन चारों हाँ। हाँ, इन चारों कवियों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने सिलेबस में केवल कवि के रूप में 2 हैं। हालाँकि महादेवी वर्मा उपन्यास और कहानी में है। थोड़ा आप विचारधारा भी समझ जाओगे कि महादेवी वर्मा की क्या विचारधारा है। ठीक है? पंत जी नहीं है अपने सिलेबस में, पर कुछ पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना। राष्ट्रीय चेतना की बात आते हैं छायावाद। ये समझ गए ना, स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद समझ गए, छायावाद से कैसे भिन्न है। हाँ सर, लेकिन कहीं-कहीं सर दोनों दिखाई देता है ज़्यादातर। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है? हूँ मैं बिहार से, तो मेरे अंदर दिल्लीपना दिखेगा ज़रूर, लेकिन वास्तविक लक्षण क्या है? बिहार से होना। तो सबसे बड़ी विशेषता आप पढ़ना, शायद बच्चन सिंह बोलते हैं, बच्चन सिंह या फिर कोई और बोलता है कि वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो? हेलो, अब आ रही है आवाज़? हेलो? वॉइस नहीं। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो शायद बच्चन सिंह ने कहा या किसी और ने कहा, देखना उसको ज़रा, उसको मैंने शॉर्ट में डाला। तो उन्होंने कहा, माना कि छायावाद में छायावाद की जो प्रवृत्ति होती है, उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जयशंकर में कुछ हद तक मिलेगा, महादेवी में कुछ हद तक मिलेगा। आप इनको ढूँढने जाओगे, क्या नाम है, राम की शक्ति पूजा वाले निराला को, तो इनको इनके में भी कम ही दिखेगा। माना, ठीक है, परिमाणिक रूप से कम है। लेकिन जैसे अगर होता है कि एक इंसान कितना मजबूत है, तो हेल्थ से कितना मजबूत है और दिमाग से कितना मजबूत है। तो मजबूत तो है ना, हो सकता है कि सामने उसका दिखता ना हो कि दिमाग से मजबूत है तो वो काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई दायित्व है, उसको ये सोच के दे दो कि ये तो शरीर से कमजोर है तो कर नहीं पाएगा, लेकिन जो उसकी वास्तविक प्रासंगिकता है या फिर वास्तविक प्रवृत्ति है, मजबूत होना, मानसिक मजबूत होना, तो वो चीज होती है। छायावाद के लक्षण कम जरूर है, लेकिन विशेष रूप से जो लक्षण दिखते हैं, जो जो लक्षण होने चाहिए, जैसा कि कल हमने बताया था, छायावाद की भावगत प्रवृत्तियों में स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, वेदना, प्रेमानुभूति, सारी चीजें मौजूद हैं। आशा के स्तर पर मौजूद है, छंद के स्तर पर, स्वच्छंदतावाद के स्तर पर, हर आधार पर अगर वो मौजूद है तो उसे हम ऐसा आधार दे के चलेंगे और ऐसा चीज मानेंगे। ठीक है, तो आपको भी 30 और 70 ही रहना है, ऐसा नहीं कर दे पूरी तरह ही ऐसा है। पूरी तरह नहीं है, पर आप सोच के देखो कि एक इंसान में अगर, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आप हल्की-फुल्की बॉलिंग कर लेते हो और बैटिंग आप खूब कर लेते हो। लेकिन मैं कहूँ आप बॉलिंग ही बॉलिंग करो, या फिर ऐसा खेल हो गया पे कि मैं आपको सिर्फ़ गेंदबाज़ी करवा दूँ। मूल प्रवृत्ति क्या है आपकी? बैटिंग करना। तो यही चीज़ होती है। मूल जो प्रवृत्तियाँ हैं, मूल विशेषता है छायावाद की, तो वही सारी। कुछ-कुछ आधार पर स्वच्छंदतावाद दिख जाए या फिर रहस्यवाद दिख जाए, अच्छे से ना दिखे लेकिन ज़्यादा मात्रा में। जैसे आप क्वांटिटी सोचो, एक चीज़ होती है क्वांटिटी, एक चीज़ होती है क्वालिटी। तो क्वांटिटी में ज़्यादा हो पर क्वालिटी ना हो, तो भी उसकी क्वालिटी हम नहीं मानते। जैसे सोचो, एक इंसान सच तो बार-बार बोलता है, पर अगर वो झूठ बोलेगा तो बहुत भयंकर झूठ बोलेगा। तो वही चीज़ होती है कि आप छायावाद को इस तरह से समझ सकते हो कि परिमाणिक रूप में भले इसकी विशेषताएँ कम हैं, लेकिन मजबूत कौन बनाता है छायावाद को? यही प्रवृत्तियाँ, यही विशेषताएँ मजबूत बनाती हैं। ठीक है? अब बात करते हैं राष्ट्रीय चेतना की। छायावाद की राष्ट्रीय चेतना क्या है? तो एक चीज़ सोचो, भरतेन युग में भी राष्ट्रीय चेतना थी, द्विवेदी युग में भी राष्ट्रीय चेतना थी। तो छायावाद में अलग क्या है? तो अलग सिर्फ यही है कि जो राष्ट्रीय चेतना है, अब राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक आधार ले रही। अभी तक जैसे मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है, आप अतीत खंड पढ़ोगे तो अतीत खंड में वो भी कहीं हद तक
सांस्कृतिक आधार लेते हुए समझ आती है। वो अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती है। और भविष्य खंड में भी कहीं-कहीं दिखता है कि जो अकिंचन हैं, गुड़ और नमक भी मोल लेते हैं, हम उनके ब्रांडेड कपड़े लाखों में मँगाते हैं। ये कैसी बात हो गई? तो वही बताया था ना कि कोई भी टाइम पीरियड हो, 1918 से 1936 हम छायावाद नहीं मान रहे। एक कालक्रम होता है, ठीक है, बट आप सोच के देखो कि अनुमान मैं लगाता हूँ कि आप 5 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? अब हो सकता है उस अनुमान में आप 5 घंटे 16 मिनट या फिर 4 घंटे 42 मिनट पढ़ रहे हो। तो अनुमान के हिसाब से 5 घंटे मानना एक अच्छी बात होती है। ये चीज़ शामिल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1918 के बाद से ही सांस्कृतिक चेतना मिलेगी या फिर 1938 तक ही राष्ट्रीयता में सांस्कृतिक चेतना दिखेगी। वो सांस्कृतिक चेतना हो सकता है 1912 में पहले लिख दी हो। जैसे समझो, नई कहानी शुरू होती है 1950 से, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नई कहानी के लक्षण 1950 से ही शुरू हों और 1960 में खत्म हो जाएँ। 1960 के बाद भी लक्षण दिखेंगे और 1950 से पहले प्रेमचंद की कहानी कफन में दिखता ही है। परमानंद श्रीवास्तव क्या बोलते हैं कि जो हिंदी की पहली नई कहानी माना जाना चाहिए, वो प्रेमचंद की कहानी कफन ही है। इसमें ना कोई लाग-लपेट, ना कोई छिछली भावुकता, ना ही कोई आदर्शोन्मुखी चीज़ें। उसमें जो कुछ भी है सब यथार्थ है और शायद यही नई कहानी का लक्षण है। तो आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से समझ सकते हो कि शुरू तो हो गया था, पर विशेष रूप कब लेता है? 1950 के बाद नई कहानी। तो शुरू तो हो गई थी सांस्कृतिक चेतना, पर बेहतर रूप से कहाँ दिखती है? छायावाद में। ये राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों को ही धारण नहीं करती, बल्कि प्रगति की यथासंभव योगदान भी देती है। छायावाद के बाद क्या शुरू होगा? प्रगतिवाद। अब तो कि प्रगतिवाद में छायावाद के लक्षण नहीं होंगे, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। छायावाद में लक्षण होंगे प्रगतिवाद के और हो सकता है प्रगतिवाद के लक्षण प्रयोगवाद में भी देखने को मिले। तो एक ये बेसिक चीज़ है, जिसको अगर आप सोचोगे कि टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हमने फिक्स कर दिया, तो वही काम करने जा रहे हो कि आप रट्टा मारने जाओ। रट्टा नहीं मारना है, उसको एब्ज़ॉर्ब करना है, समझना है कि व्हाट द सिचुएशन टेल्स अस। तो सारी चीज़ें जब समझ आएँगी, तो हम समझेंगे कि ये राष्ट्रीय चेतना कहाँ है। जैसे प्रसाद क्या कहते हैं, अभी राष्ट्रीयता अगर होती, तो सिर्फ़ ये कहा जाता कि अ, तुम उठो, देश की आज़ादी के लिए लड़ो, ये खून नहीं ये पानी है जिसमें उबाल का नाम है, सिर्फ़ ये कहा जाता। बट जब जयशंकर प्रसाद एक गीत नामक कविता लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, तारागढ़ ऊषा नागरी, तो ये चीज़ क्या है? तुम जागो और तुम जागोगे तो देश अपने आप जग जाएगा। निराला की क्या है? जागो फिर एक बार। महादेवी वर्मा की एक कविता है, जाग तुझको दूर जाना है अचल गिर अ, हिम शिखर के आज चाहे स्कंद होले, ऐसी कुछ कविता है। तो वो बताती हैं कि जैसे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अस्तित्ववाद, मानव का उत्थान। तो मानव का उत्थान अगर राष्ट्रीय चेतना के लिए होगा, जैसे आप समझो, अगर मैं एक ऑडियो देता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड करो कि एक विकसित भारत होने से पहले एक विकसित मस्तिष्क का मनुष्य होना पहली ज़रूरत है। वही चीज़ है कि विकसित भारत होगा कैसे? वो 150 करोड़ की जनसंख्या से होगा कि अगर उनके दिमाग में अच्छी चीज़ें आ गई, अगर उनका सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आधार पर विकास इतना नहीं, उनका प्रगति के आधार पर। गांधी जी का क्या मूल था? और छायावाद में एक लक्षण ये भी है कि आदर्शवादी या गांधीवादी लक्षण को लेके चलता है। गांधी जी का कहना था ठीक है, अंग्रेजों से आज़ाद हो लोगे, लेकिन तक तुम रचनात्मक कार्य नहीं करोगे, आत्मनिर्भर नहीं होगे, तब तक तुम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो। उन्होंने चरखा चलाया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कराया, स्वच्छता की बात की कि देश को स्वच्छ रखो और आत्मस्वावलंबन मतलब खुद से करो।
जैसे स्वच्छता खुद से करो, अपना काम खुद से करो, और ईश्वरचंद्र विद्या और भी जितने बड़े-बड़े लोग। तो उनका सारा जो मत है, सारी बातें हैं, सिर्फ़ पुनर्जागरण का नहीं है। पुनर्जागरण मतलब पुरानी चीज़ें आके चली आएँ, सिर्फ़ इतना नहीं। का लेकिन आधार। सर हाँ। लेकिन सर आधार जो बता रहे हैं तो वो आज भी तो प्रासंगिक है। जैसे अंग्रेज चले गए तो वो अभी तो हम भी उनकी मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में जो डाल के चले गए, अभी हम भी चेंज नहीं कर पाए। उनके अनुसार संस्कृति अनुसार वेशभूषा बन गए, अपनी संस्कृति को बोलते जा रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो चाहे जैसे आपको बताना हो राष्ट्रीय चेतना में, तो महादेवी की वर्मा की कविता पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी कविता है। लगभग 16 लाइन की कविता है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। और एक कविता है प्रसाद की, बीती विभावरी जागरी, तारा घट उषा नागरी, तू कब तक नींद में डूबो री, ऐसा करके कोई कविता है। निराला की भी कविता है, जाग फिर एक बार। और ऐसा फिर आगे आपको उसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो राष्ट्र कवि अपने माने जाते हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर में मिलेगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सोचो, आप जागोगे, जब आप जागरूक होगे, तब जाके आप कह पाओगे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, या फिर तब आप जाके आगे प्रगतिवाद में, फिर जनवादी कविताओं में कह पाओगे कि अकाल, अकाल जैसी कविताएँ, अकाल और उसके बाद की कविताएँ लिख पाओगे, शोषण के विरुद्ध कविताएँ लिख पाओगे। तो सारी चीज़ें हमको छायावादी में ही लक्षण मिलने लगती है। और एक चीज़ हमने पढ़ी है कि जो साहित्य होता है, मनुष्य की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, वो आगे बढ़ के बढ़ता चला जाता है। तो आप देख रहे हो कैसे वो भरतेंद्र युग से आया, नहीं, पहले ही चल दो और पहले अगर जाओ, आदिकाल से चरित्रिक रचनाएँ लिखी जा रही। भक्ति काल या मध्यकाल बोल लो, जब आक्रमण होने लगा, ज़रूरत महसूस हुई, भगवान की भक्ति में आए। फिर भगवान की भक्ति भी है, साथ जो भक्ति नहीं करना चाहता, तो उसकी भक्ति ज्ञान रूपी भक्ति है। कोई किसी की भक्ति भक्ति बहुत कठिन पड़ रही है कि तप करना पड़ रहा है, योग करना पड़ रहा है, तो उसकी भक्ति प्रेम मार्ग की भक्ति है। सूरदास की भक्ति आप देखोगे, आप आगे आओगे, फिर से विलासिता होगी, फिर से चीज़ें जो होंगी खराब होती चली जाएँगी। तो राजा महाराजा जो हैं, तो राजा महाराजा के यहाँ आप गाना गाओ, नृत्य कराओ, सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद एक ज़रूरत और आती है कि अभी आप मूर्छित हो गए थे, तो मुसलमानों ने आप पे आक्रमण कर दिया, तुर्कियों ने, ईरानियों ने। आप फिर से मूर्छित हो रहे हो, तो तुर्की तो चलो बस गए, ठीक है, अब वो 500 सालों से यहाँ ही है। लेकिन अंग्रेज भी आके बस गए, लूट के ले जा रहे हैं, सोने की चिड़िया को खत्म कर दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमें समझ आती है कि एक समय काल को हम बोलते हैं साहित्यिक भाषा में सामाजिक परिस्थिति, ऐतिहासिक परिस्थिति मायने रखती है कि कैसे विकास क्रम हुआ। रीतकाल में हम देखते हैं कि पुरानी जो ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ थे, उसी से हम ऐतिहासिक परिस्थिति मायने रखती है, मानता हूँ। लेकिन किसी भी रचना के लिए सामाजिक परिस्थिति, जैसे अगर आपके आज पैर में चोट लगी है, फिर भी आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आपके मन से कैसी कविताएं फूटेंगी? वैसी कविताएं ना कि अ, कोई महत्व नहीं है जब तक आपका कोई महत्व नहीं है, ऐसा ही कुछ निकलेगा। और अगर राष्ट्र प्रेम की बात आ रही है, चीन आक्रमण कर दे रहा है, तो आपके अंदर से कैसी कविताएं फूटेंगी? तो एक सामाजिक परिस्थिति उस टाइम पीरियड को समझा देती है कि राष्ट्रीय जो चेतना है, राष्ट्रीय चेतना किस हद तक बढ़ेगी, ये मानव के सुधार की समझ आ चुका है। आप विरोध करोगे, लेकिन विरोध भी करोगे तो 4 लोग विरोध में शामिल है, बाकी शामिल ही नहीं है। तो फिर वो चीज़ें पीछे हो जाएँगी। फिर लिखना पड़ता है जाग तुझको दूर जाना, या फिर बीती बिभावरी जागरी, ऐसी चीज़ें लिखना पड़ता है। ठीक है? अब अतीत की महानता का भी वर्णन है। सांस्कृतिक चेतना में आप देखोगे, राष्ट्रीय चेतना में आप सुधरो, जग सुधरेगा। पहली बात ये है। लेकिन आप सीख के सुधरो ना। पश्चिम की उक्त नहीं है, गीता है गीता। आप पश्चिम से मत सीखो सीखो, गीता से सीखो।
गीता तो साफ-साफ कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मो, ऐसा करके है। तो सोचो कि हम पुरानी चीज़ों से भी सीख रहे हैं। प्रसाद के नाटक हों, प्रसाद कामायनी में से बताते हैं कि हमारा जन्म यहाँ से हुआ, ऐसे हम आगे बढ़े। क्यों बताते हैं? उनका बताना यही है कि देखो हम कहाँ से निकले हैं और क्या हो रहे हैं। एक रचना है प्रसाद की, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि है यही। ऐसे ही आपको पता चलता है कि हमारी यही जन्मभूमि, तो आप दूर नहीं जाना चाहते। तो ये प्रसाद की कविताओं में दिखता है। या फिर आपको और भी जोश की चाहिए, तो हिमाद्रि तुंग सिंह पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा, समझ जुला स्वतंत्रता पुकारती। या फिर अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो हम समझ पाते हैं कि ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ उस राष्ट्रीय चेतना को भी बेहतर बनाती चली जाती है। अब छायावाद से निकलकर आप प्रगतिवाद में चले जाओ, प्रयोगवाद में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर वो विचारधारा आपके हिसाब से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया 3 चीज़, स्वच्छंदतावाद कैसे रिलेट करती है, कैसे रहस्यवाद करता है और कैसे राष्ट्रीय चेतना करती है। और ये भी सर अब इससे देखो भी क्लियर हो जाता है कि सर यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि छायावाद की राष्ट्रीय चेतना से ये समझ में आ जाए चेतना में क्या-क्या देख उनकी थोड़ी विचारधारा को अच्छा से समझ लेंगे। हुँ, ठीक है। अब हेलो। सौंदर्य चेतना की, हाँ, अब बात करते हैं सौंदर्य चेतना की। तो सौंदर्य चेतना कुछ खास नहीं, मानव का विकास, हृदय में जो एक स्थूल और बिंब या फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों का जो विद्रोह है। अभी तो केवल हम ऊपरी सुंदरता की बात करते थे, जैसे कि एक मान लो स्त्री है, ठीक है? अभी तक वो सिर्फ अपनी बाहरी सौंदर्यता की क्रीम हो जाए, पाउडर हो जाए। लेकिन अब जो सौंदर्य चेतना है, ये भीतरी सौंदर्य चेतना की बात है। मतलब जैसे सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतर। ठीक है, सब कुछ सुंदर है, पर उससे भी बेहतर क्या सुंदर है? मानव सुंदर है। और अगर मानव सुंदर हो गया, तो उसको ज़रूरत नहीं होती किसी भी प्रकार के आडंबर की, ना तो उसको ज़रूरत होती आधुनिक, जैसे हम मैथिली शरण गुप्त की कविता में क्या देखते, ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर मानव सुंदर हो, तो सभी कुछ सुंदर है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? जो तुम्हारी सौंदर्यता है, जो तुम्हारी जिज्ञासा की सौंदर्यता हो, राष्ट्रीय चेतना की सौंदर्यता हो, वैयक्तिकता की सौंदर्यता, इसको तुम क्यों छुपाए हुए हो? क्यों ये बाहरी सुंदरता को दिखाने में पड़े हो? तो सौंदर्य चेतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हर कुछ से आप रिलेट करो, चाहे प्रकृति की सुंदरता की बात करो, मानव के सुधार की सुंदरता की बात करो, नारी की सुंदरता की बात करो, देश की सुंदरता हो, हृदय हो या फिर कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हमें समझा देती हैं कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। ये बातें छायावाद को और अलग स्टेप पर और अलग स्तर पर ले जाती हैं। और अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि जो छायावाद है, एक तरह से आगे की रचनाओं के लिए या फिर आगे की विचारधाराओं के लिए पृष्ठभूमि बनता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, पृष्ठभूमि बनता है। अगर जयशंकर प्रसाद नाटकों के युग में अपने नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की कि आगे के रचनाकार उस युग को या फिर उस विधा को आगे बढ़ा पाएँ। जैसे मान लो अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने एक बेस तैयार कर दिया, आगे आए कोई तो बात कर सकता है। समझ?
सकता है कि ऐसी-ऐसी बातें हैं और इतनी गहराई पर जा सकती। ठीक है? 1 सेकंड। अब छायावाद वॉइस नहीं आ रही है सर। व्यक्तिकता में हेलो हाँ, हाँ, आ रही है हेलो। सर, आ रही है। व्यक्तिकता में हाँ, व्यक्तिकता में अब कुछ बचा ही नहीं। सोच के देखो कि अगर मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। मतलब मेरा जो विद्रोह है, अगर विद्रोह ना करूँ, तो वो सामने वाले को भाता है। या फिर अस्तित्ववाद ना हो, तो सामने वाले को भाता है। मानववाद ना हो, तो सामने वाले को भाता है। लेकिन छायावाद आपको आपकी पहचान देता है। ले चल नाविक मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे-धीरे। वो उस स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म का विद्रोह यही है कि तुम विकास करो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग? तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। जाग तुझको दूर जाना। तुम क्यों रुके हो? तुम अपने तम को अंधकार से क्यों भरे हुए? अगर प्रकाश तुमको दिख रहा है तुम्हारे मस्तिष्क में, या फिर तुम्हें पता है, जैसे ये बोला जाता है बड़ी भैंस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप परिमाण रूप से उसको तौलो, उसका वजन देखो। वहां पे वो संदर्भ और गहरा हो जाता है कि मनुष्य की दिमाग ज्यादा गहरा है, या फिर उसका स्थूल रूप, सूक्ष्मता ज्यादा गहरी है, उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया। जैसे ह्यूमन को क्या डिफाइन करता है? उसका कैरेक्टर, व्हाट टाइप ही इज, अगर उसको बताना है। एक एथिक्स की बात कर लें, एथिक्स में कहा जाता है मैं वो लाइन शायद आपने सुनी होगी, मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो तुम सोचते हो वो मैं नहीं हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ। मतलब मैं जो बन पाया हूँ, मैं जो हो पाया हूँ, मेरा चरित्र मुझे डिफाइन करा है कि व्हाट आई एम। अभी मैंने जो मैं मेरे नाम से नहीं हूँ, मैं मेरे काम से हूँ, मेरे व्यक्तिकता से हूँ। तो वो सारी चीजें हमको समझ कामायनी में मनु लिखते हैं कि वन गुहा, मनु कहते हैं, वन गुहा कुंज मरु, अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। या फिर दुष्यंत कुमार त्यागी कहेंगे कि राह में खड़ा हूँ अंगारे लिए, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। मतलब इंसान तो हूँ, मानव तो हूँ, पर उसमें से जो मेरा मनुष्यत्व है, जो मेरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व को खोजना अभी बाकी है। एक ऐसे क्यों आता है ऐसा कि मानव मानव तभी है जब वो मानव बन पाए। इसलिए आता है क्योंकि मानव या तो पशु होगा, या तो केवल जीव होगा। मानव तभी होगा उसमें मानवतावादी लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वैयक्तिकता ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जयशंकर प्रसाद पढ़ोगे कामायनी, आप निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे, सरोज स्मृति ठीक है, नहीं है पर भी फिर पढ़ लेना। एक कुकुरमुत्ता है, उसमें आप देखोगे किसके करीब जाता हुआ प्रतीत होता है? व्यक्तिकता के प्रति प्रतीत होता है कि मनुष्य की व्यक्तिकता क्या है, पहचान क्या है। ठीक है? अब छायावाद का दर्शन, दर्शन हमें पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम प्रसाद को पढ़ने वाले हैं कामायनी में, कल या परसों, हो सकता है समय ना मिले तो परसों पढ़ो। निराला को हम पढ़ने वाले हैं तो निराला का दर्शन देखेंगे। महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे ज़रूर नहीं, पर महादेवी वर्मा के दर्शन को हम समझेंगे। जैसे महादेवी वर्मा छायावाद के लिए क्या परिभाषाएँ देती हैं? तो उनकी छायावाद के लिए बहुत गहरी परिभाषा है। जितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियाँ, जितनी भी प्रकार की विशेषताएँ छायावाद में दिखती हैं, सारी विशेषताएँ आप देखोगे महादेवी वर्मा की परिभाषा में हैं। तो उनकी विचारधारा, उनका दर्शन समझ आता है कि उनका दर्शन कर्मवाद पे है। तुम कर्म करो, बाकी चीज़ें मिल जाएँगी। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। उनका ये कहना, जैसे जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब देव अमरता खेलेगी
मिटने का खेल, या फिर जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, तू अब तक क्यों सो अ, याद नहीं आ रहा क्या कविता है? पढ़ूँगा जब महादेवी वर्मा को थोड़ा समझेंगे, करूँगा। कविता इनकी है शून्यवाद को समझाने के लिए। शून्यवाद वास्तव में है क्या? कि आप जब शून्य हो जाओगे तभी प्राप्त कर पाओगे, और जब तक आप में घमंड रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक आप निखर नहीं सकते। और छायावाद की विशेषता है। तो महादेवी वर्मा का जो दर्शन है, उस शून्यता में शून्य का अभिमान ही मुझको बनाता। मतलब मुझको जो बनाएगा, कि मेरी शून्यता में मेरा जो शून्य है, वही अभिमान, वही चीज़ मुझको बनाएगी। मुझको ऊपरी भावुकता, शिथिलता, लाग लपेट, खोखली, छिछिलता कुछ नहीं बनाने वाला। जो बनाएगा मुझको, वो मेरा शून्य बनाएगा। आप रीत काल में देखोगे एक कवि क्या बोलता है, कि कविता कवियों को बना रही, लेकिन मुझको बनाती मेरी कविता। मतलब क्या? कि जो मैं लिख रहा हूँ, उससे मेरा चरित्र डिफाइन होगा, उससे मैं क्या हूँ वो डिफाइन होगा। जो मैं हूँ उससे होगा, ना कि मेरा नाम, मेरी बात, इससे नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें हमको दर्शन में दिखती हैं। पंत का दर्शन क्या है? पंत मूलतः सर्वमतवाद है। सर्वमतवाद मतलब जैसे कबीर होते हैं ना, कि सभी मत को परखते हैं, और उन मतों में जितनी अच्छी अच्छी बातें होती उनको लेके चलते हैं, कि हाँ ये बेहतर है, इसको ले लिया जाए, इसको स्वीकार कर लिया जाए। अद्वैतवाद में मूल अंतर दिखता है इनका, कि जो अद्वैतवाद होता है वास्तव में बताता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म और आत्मा एक है, वही सत्य है। पर इनका जो सर्वात्मतवाद है, यहाँ पे जगत भी सत्य है, और जो वास्तव में ब्रह्म और जीव है, वो भी सत्य है। आप सोच के देखो कि आप जिंदगी जी रहे हो और कह दो कि संसार दिक्कत वाली बहुत है। आप समाज में रह रहे हो और कह दो समाज तो माया है, तो वो बात गलत हो जाती है। आप बहुत सारे मत देखोगे, उसमें ज़्यादा बेहतर क्या होगा? एथिक्स के आंसर में क्या करते हो, कि जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब कि मैच अप कराना, कि ठीक है कि ये बात सही है, पर अगर तर्कों के सहारे देखा जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से सारी चीज़ें गलत हो जाएँ, पूरी तरह से सब कुछ कल्पना हो जाए। अगर आप आँखों से जगत को देख पा रहे हो, तो जगत को झुठला तो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हित चित की दो थूनि गिरानी, माया रहे न बांधी रे। अगर माया है और माया नहीं रही, हर इंसान मोह को त्याग दे, अपने आप को त्याग दे, क्या ही करेगा फिर? फिर तो वो खत्म, वो इंसान तो रह ही नहीं पाएगा ना। इंसान को जो सबसे ज़रूरी बात होती है, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, और अगर वो स्वार्थी नहीं होगा, तो क्या वो मनुष्य रह पाएगा? उसका स्वार्थ अगर नहीं है कि मैं अस्तित्ववाद को प्राप्त कर लूँ, मानवतावाद को प्राप्त कर लूँ, जन को सुधार दूँ, समाज को सुधार दूँ, तो क्या कुछ कर सकता है? नथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। या फिर कुछ भी, कोई भी, लड़का हो लड़की, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो इनका जो मत है, सर्वात्मतवाद प्रकृत है। जगत को ईश्वर की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। जगत जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति, ईश्वर को मानो, ऐसा मना नहीं है, लेकिन पूर्ण तंत्र मानव वह ईश्वर, मानव का विधि उसके भीतर। जो मानव है वो ईश्वर से ही है, और मानव को मिथ्या मत मानो। सोच के देखो कि आप बोल रहे हो माया की जो विचारधारा है, माया को ही गिरा दो, हित चित्त को ही गिरा दो। तो हित और चित्त को गिरा दिया, फिर तो अराजकता फैल जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर ईश्वर बेहतर है, या फिर ब्रह्म और जीव बेहतर है, तो ठीक है, मान लो ब्रह्म और जीव को। फिर मानव के भीतर जो भी है, उसको भी मानो कि वही ब्रह्म का ही। तो वो चीजें हमको समझ आती हैं इनके दर्शन में, पंथ के दर्शन। हाँ, और हम निराला का दर्शन, प्रसाद का दर्शन समझेंगे। प्रसाद थोड़ा शैव संप्रदाय व प्रतिभिज्ञा दर्शन से जुड़े हुए हैं। इनका शैव द्वैतावाद या शैव वेदांतावाद, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इनका और भी निराला जो होगा, ये अब आध्यात्मिक या फिर द्वैतवाद के करीब चले जाते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धैत द्वैतवाद, अद्वैतवाद, की जो ईश्वर है
और ब्रह्म है। राम की शक्ति पूजा में आपको क्या दिखेगा? राम की जो समस्या है वो आपकी भी समस्या है, और राम ने उसको मौलिक रूप से सुधारा था। अब आप भी शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आप जब तक शक्ति की मौलिक कल्पना नहीं करोगे, नहीं सुधार सकते। तो सारी चीजें आते चलते हैं। निराला का लिखना है, लख महाभाव मंगल पद, तल धस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मन हो रहा खर्ब। मतलब कि जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आप माया को मानो, इसको मानो, बट एट द एंड आपको समझना होगा कि मूल संवेदना क्या है। वो जो मौलिकता है, वो जो जरूरतें हैं। अभी आप सोचो कि राष्ट्रीय चेतना को छायावाद भी वैसे अपना लेता जैसे द्विवेदी युग या फिर बर्तेन युग अपनाया था। क्यों नहीं अपना रहे? क्योंकि एक सामाजिक परिस्थिति अलग होती है, और उस परिस्थिति में जो निकला होता वो अलग होती है। बर्तेन युग की तो अभी जरूरत है कि आप उन रीत काव्यों से निकलो। आप जो प्रेम प्रेम बोल रहे हो, एक दोहों के लिए गान कर रहे हो, उससे आप निकलो। मैथिली शरण गुप्त की कविता क्या है? कट कटाक्षो पर न अहो, हे कवि जीते जी तुम न मरो। सब कुछ समझ आता है। तो वो अब आगे बढ़ गया है छायावाद में, वो और निखर के आया है कि कवि, तुम्हारा दायित्व केवल ये नहीं रह गया कि तुम राष्ट्रीय चेतना को बखान कर दो, हमारे पास ये था, हमारे पास ये था। ठीक है, होगा, मानता हूं होगा, बट अब तुम ये कह दो कि हम माया को ही खारिज कर दें। सोच के देखो कि कबीर कहते हैं माया को खारिज कर दो, तो वो उस समय की जरूरत थी। वहां पे सब क्या करते थे कि जितना अधिक से अधिक समेटा जा सकता था, तो उसको शामिल करते थे। नहीं जरूरत थी माया की, कबीर खारिज करते हैं। लेकिन अब पंत का कहना है कि अगर ईश्वर, अद्वैतवाद में चले जाओ और गहरे में चले जाओ, ईश्वर का रूप ही अगर मनुष्य है, तो मनुष्य के जो भीतर है वो भी ईश्वर का ही होगा। अगर आप इसको निखार दो, अगर आप इसको बेहतर कर दो, जैसे पंत जी लिखते हैं एक लाइन, देख रहा हूं आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूं जटिल जगत पर, जीवन पर जनमन से। चीजें समझ आती हैं कि तीसरा स्तर जो होता है, या फिर मानवतावाद, कि आप किसी भी चीज को किस आधार पर देखते हो। क्या ऊपरी आधार पर देखते हो कि समस्या है? जैसे समझो कि आपके गांव में नालियों में पानी बह रहा है, ठीक है, समस्या दिख रही है। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि वही गंदा पानी अब आपके पीने वाले पानी से भौमिगत रूप से, भूजल रूप से जुड़ गया है, और खराब पानी आप पी रहे हो। तो समस्या को देखना, और ग्रामीण नयन से, ग्रामीण नयन का मतलब गहरे नयन, ग्रामीण का मतलब और गहराई तक ले जाते हैं कि समस्या यस, को थोड़ा देखो, सा पर आप, सूक्ष्म से नहीं सर, यहाँ पर सूक्ष्म रूप से देखने को रहे। हाँ, सूक्ष्म रूप से देखो, स्थूल रूप में ना देखो कि उसके पैर में चोट लगी है। उसको आप सूक्ष्म रूप से देखो कि वो चोट सिर्फ दर्द नहीं दे रही, दर्द के साथ और भी अनुभूतियां दे रही, कि वो इंसान कुछ काम नहीं कर पा रहा। काम नहीं कर पा रहा है तो उसका एक दर्द अगले स्तर पर चला गया। हमने समझा छायावाद में जो दर्शन है, और चार स्तंभ जो है छायावाद के, इनके दर्शन अगर हम समझ लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं। अब छायावाद में या फिर छायावाद के नए अलंकार कौन से हैं? तो सोच के देखो कि अभी तक क्या होता था। द्विवेदी युग में चले जाओ, सीधी सपाट बिल्कुल सरल हिंदी। अब ये भी नहीं समझ आता कि गद्य लिखा गया है, पद्य लिखा गया है, इसको मैं पढ़ के बोलूं या फिर गा के सुनाऊं, नहीं समझ आता। इत्विचात्मक होता था कि अगर पंखा चल रहा है तो मैं बताऊंगा आज पंखा चल रहा है, भले इसका भाव हो कि पंखा चलने का मतलब कि हवा आ रही है, मतलब शीतलता हो रही। लेकिन जब छायावाद में पहुंचते हैं तो ये इत्वितात्मकता गायब, और जैसे ही इत्वितात्मकता गायब होती है तो अलंकारिकता आना स्वाभाविक है। तो क्या काम है? आप शब्दों के सहारे चीजों को सुंदर बनाओ। आप दो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार।
और छायावाद में सबसे जो ज़रूरी है, अर्थालंकार है। और जैसे ही अर्थालंकार आता है, जैसे सबसे विशेष अलंकार क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। मतलब जब आप प्रकृति से तुलना करके, प्रकृति की ऐसी तुलना नहीं कि सूरदास के युग में है, जायसी के युग में है, कि प्रकृति तुमको दुःख नहीं हो रहा, प्रकृति तुमको दर्द, ऐसी बात नहीं, कल्पना वाली बात नहीं। अब गहराई से कि तुम उसको देखो, सूरज को देखो, बीती विभावरी जागरी, मतलब विभावरी यानी रात बीत चुकी है, जागो। तारा घट ऊषा नागरी, जो तारा घट हैं या फिर तारा रूपी घटाएं हैं, वो ऊषा नागरी, ऊषा रूपी नागरी में अपने घड़े को डुबो चुकी। तो तुम क्यों नहीं सो रहे? अब प्रकृति जो है मानवीकरण रूप में और स्वाभाविक रूप से बन के आया, वो उभरता चला गया। एक सेकेंड। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे धीरे। मतलब एक चीज होती है ना, कि जो जरूरत होती है या फिर एक इंसान की स्वाभाविकता होती है, तो वो धीरे धीरे ढलती जाती है। और मेघमय आसमान से संध्या रूपी परी का उतरना, मतलब आप जो है, जैसे समझो कि आप बढ़ो, भले धीरे धीरे बढ़ो, भले शीतलता से बढ़ो, भले कमजोर रूप से बढ़ो, बट एटलीस्ट यू कैन ग्रो। आपको बढ़ना जरूरी है, आपको चलना जरूरी है। जब आप धीरे धीरे ही बढ़ोगे तो ये होता है। मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संध्या रूपी परी की बात नहीं कर रहा, मेरा भाव और गहरा है। तो जैसे ही मैं प्रकृति को जोड़ूंगा, ही बताया था मानवीकरण अलंकार। तो अगर जैसे किसी ने पूछा था कि तुलसी के अलंकार और जायसी के अलंकार दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर जो होता है, अलंकार तो सेम होते हैं, अनुप्रास इनमें भी दिखेगा, इनमें भी दिखेगा, अतिशयोक्ति इनमें भी दिखेगा, इनमें भी दिखेगा। सूरदास में और छायावाद के काव्यों में मानवीकरण अलंकार दिखेगा, लेकिन उसका जो स्तर होता है, वो स्तर गहरा रूप लेके चल निकलता है। और गहरा रूप लेके चल निकलना ही बोलते हैं कि छायावाद में नए अलंकारों का रूप बना। विशेषण विपर्य अलंकार, मतलब जैसे समझो अस्वाभाविक विशेष, जैसे बच्चे के तुतले भय से, वेदना के सुरीले हाथों से, ये हो गया प्रतीक। और जब प्रतीक गहराई रूप में अस्वाभाविक, मतलब ऐसा कहा नहीं जाता। तुतला भय क्या है? तुतला भय है जो भय वास्तव में निकल भी ना पाए अच्छी तरह से, आप अच्छे से डर भी ना पाओ। किससे? आप अगर अपने अंधकार से डर रहे हो तो अपने अंधकार से डर भी ना पाओ। अगर आप उस सूक्ष्म के विरुद्ध डर रहे हो तो उससे डर भी ना पाओ। वो होता है तुतला भय। वेदना के सुरीले हाथों से, वो जो वेदना है, जैसे एक चीज होती है कि अगर विद्रोह हो रहा है, आज आपको दर्द हो रहा है, तो वो दर्द आपको मजबूत करेगा। जैसे होता है ना कि मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पुशअप मार रहे हो या फिर पुलअप कर रहे हो, तो आपके हाथों में छाले पड़ेंगे, आपके पैरों में छाले पड़ेंगे। तो वो जो वेदना का सुरीला दर्द है, वेदना के सुरीले हाथों से जो भी है, तो वो होता है कौन सा अलंकार? विशेषण विपर्य अलंकार। जहां पे जो विशेष है अस्वाभाविक होगा। वेदना तो वो होनी चाहिए ना, कठोर होनी चाहिए। तो सुरीली वेदना कैसे? भय तो साफ निकल के आना चाहिए, तो तुतला भय कैसे? या फिर खुशी तो पूर्ण होनी चाहिए, आधी खुशी कैसे? तो वही होता है विशेष विपर्य अलंकार। है ध्वनार्थ व्यंजना। ध्वनार्थ व्यंजना मतलब कि जो झंकार है, अ, तुलसी तुलसी से रिलेट करो। तुलसी और जायसी के अलंकार में क्या? जायसी में भी अनुप्रास मिलेगा, तुलसी में भी मिलेगा। जायसी में क्या अंतर है? वो वेदना या फिर वो ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वन्यर्थ व्यंजना मतलब ध्वनि निकलेगी। आप राम स्तुति करोगे या फिर जो राम की वंदना है ना, उसको आप पढ़ोगे, आपको लयता मिलेगी, आपको
ध्वनर्थ मिलेगा, ध्वनियों के साथ वो आगे बढ़ेगा और वही चीज़ आपको छायावाद में और गहराई से मिलेगी। कैसे? झर 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 निर्झर गिरसर से फ्लो है। जैसे संध्या सुंदर परिसी धीरे 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 लय है, ये चीज हमको देखनी है। लहर दबाव सर ज्यादा लहर में बहुत ज्यादा दिखती है यहाँ पर। अब अगली चीज एक लास्ट बात है, निराला का मुक्त छंद। छंद हम समझते हैं, प्रबंध काव्य समझते हैं, मुक्त काव्य समझते हैं। तो मुक्त छंद क्या हुआ? छंद होता है कि आप किन्हीं सीमाओं में बन जाओ, या तो शाब्दिक सीमाओं में, या मात्रिक सीमाओं में, या फिर किसी भी सीमाओं में। लेकिन निराला के एक बात होती है, निराला के काव्य वो नए तरह के शब्द भी रच देते हैं, तो स्वच्छंदतावाद को भी अलग स्तर पर ले गए। अब मुक्त छंदों का निर्माण करते हैं। मुक्तब काव्य तो हमने पढ़ा है कि काव्य मुक्त है, वो किसी से बंधा नहीं है, पर अब छंद भी मुक्त है। छंद किससे मुक्त है? मुक्त छंद में भावावेग, जो भी भाववेग है, मान लो आपको दुख हो रहा है तो गहराई पे ले जाओ, नहीं जरूरत है सोच के देखो। कबीर को दुख हुआ, ठीक है, रिलेट करना, फिर आप सूरदास को ले जाओ, सूरदास के काम में दुख हुआ, गोपियों को दुख हुआ। अब गोपियों को दुख हुआ, उन्होंने क्या किया? 13-11 के हिसाब से लगा दिया कि 13-11 के हिसाब से दुख हुआ? नहीं, अगर दुख हुआ तो दुख पूरी तरह से निकालो। निराला क्या बोलते हैं? मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में भी रहकर मुक्त है। छंद है, जरूरी है, छंद का होना स्वाभाविक है। किसी काव्य में छंद नहीं होगा तो काव्य ही खत्म, ठीक है। तो छंद की भूमि में रहकर भी आजादी क्या है? वास्तव आजादी क्या है? तो आपको सीमाओं में रहकर भी स्वतंत्रता मिले। आजादी ये है, आजादी ये नहीं है कि आप अराजक हो जाओ, निरंकुश हो जाओ। आजादी ये है, जैसे पतंग का उड़ना आजादी है, लेकिन पतंग को ढील देना आजादी नहीं है। समझे? जी तो सर। ये बात होती है निराला के मुक्त छंदों की। और इसको आप थोड़ा पढ़ना, आर्ट ऑफ रीडिंग क्या होता है, विराम चिन्ह वर्तमान कोष्टक आदि, इन सारे। हाँ, वर्तमान में भी सर रिलेट कर सकते हैं कि बोलो। किसी मानो जैसे किसी बच्चे को छूट देना अच्छा बात है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा छूट देना बहुत बुरी बात है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ, ठीक है। तो इसमें इतनी सर, चीजें हमने समझा। आप, हाँ, बताओ। इसमें तू को नहीं होती है, यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा है। भावनात्मक वो तो मुक्त मुक्त छंद में भावेग तो अनुकूल लय होता है, लेकिन तू को नहीं होती, यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो आर्ट ऑफ रीडिंग है, या फिर जैसे क्या निराला बोलते हैं, परमात्मा स्वयं, अगर यह रवण छंद व केचुआ छंद लिख सकते हैं तो मैंने कौन सा कसूर कर डाला। केचुआ को समझते हो? हाँ केचुआ सर। अगर एक बार फैला, केचुआ अगर एक बार फैला तो जरूरी नहीं है पूरा सिकुड़ जाए, या फिर जरूरी नहीं है आधा सिकुड़ जाए। वो जरूरत होगी तो पूरा भी सिकुड़ेगा, जरूरत होगी तो आधा भी सिकुड़ेगा। जैसे काव्य समझो, मैं अगर लिख रहा हूं कि तुम मेरे हो प्रीतम, हाँ, तुम मेरे हो प्रीतम पहली लाइन, और हाँ दूसरी लाइन, और हाँ ही वो पूरी लाइन है। हाँ केवल शब्द नहीं है, हाँ पूरा वाक्य है। मैं सहमति भी चाहता हूँ, मैं स्वीकार भी चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ, मैं अपना जो मत है हाँ कह रहा हूँ, मतलब मैं आपके ऊपर अपना अधिकार भी चाहता हूँ। तो वो हाँ पूरी लाइन है। तो ये होता है कि क्या है, तुक आप बनाओ, मेरे प्रीतम हो तुम, काम करो चाहे ना हो कोई गुण, तुम गुण रुन सुन। मैं एक तुक बना रहा हूं, तुकबंदी बैठाना चाहे, बट जरूरत ही नहीं है ना। मेरे प्रीतम हो तुम,
हाँ, हाँ, वो पूरा वाक्य है, वो समझा पा रहा है कि यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट और यही ज़रूरी है। तुक बैठाना नहीं ज़रूरी है, बैठाना आवश्यकता है ही नहीं अगर, तो हम क्यों करें? अगर सोच के देखो कि जो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त हैं, लिख रहे हैं, "कटु कटाक्षों पर न अहो, हे कवियों जीते जी तुम न मरो, अहो मरो।" करीब-करीब तुक बन रहा है। अहो मैं यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मैं मरो ही यूज़ करूँ। मैं और गहरा अगर मेरे पास भाव है कि तुम जीते जी मुर्दा ना हो, तो मैं यूज़ करूँगा, मेरा ही प्रयोग है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमको समझ आती है कि तुक ये आर्ट ऑफ रीडिंग के हिसाब से बनता है, स्वच्छंदतावाद में या फिर निराला के मुक्त छंदों में, कि वो छोटी-मोटी जो कविता क्या है, आचार्य शुक्ल कहते हैं, उससे नहीं बनेगा। मतलब ठीक है, निराला की भी पंक्तियों का वो उदाहरण देते हैं, बट एट लीस्ट हम रिलेट करने के लिए समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ है। और अगर आपको पढ़ना है मुक्त छंदों की एक बहुत ही सुंदर कविता, तो जूही की कली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई सवाल? नहीं सर, इसमें ज़्यादातर तो इस कारण इसमें दिख रहा है थोड़ा-सी गहराई दी है। चीन को लेकर राष्ट्र को लेकर थोड़ा-सा गहराई है, क्योंकि उस समय भी देख सकते हैं और फिर वातावरण के अनुसार भी इसको थोड़ा देखते हैं तो इसमें थोड़ी गहराई ज़्यादा लगती है। और इसमें संस्कृति का भी प्रयोग हाँ, ज़्यादा अब दिखाई देता है, बढ़ावा देने का प्रयास किया अब गया है। 5 मिनट थोड़ा और करते हैं, 5 मिनट और करते हैं, फिर कल करते हैं, ठीक है? एक होता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद जी क्या है? सर। ये नियो रोमांटिक है। मतलब नियो रोमांटिक मतलब नव स्वच्छंदतावाद। इसमें चीज़ें और गहराई से, प्रेम भी था वहाँ पे, प्रेमानुभूति। अब अशरीरी प्रेम की जगह शरीरी प्रेम पर बल। मतलब अपने हृदय पर, मतलब तुम अगर छायावाद सूच का विद्रोह है, तो देखो तुम अपने से प्रेम करो। अगर की कविताओं में वो सर्वमतवाद को अपनाते हैं, माया को भी कहते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का ही रूप मानव है, तो मानव जो विधि मनाता है उसको तुम मानो। अब ये अशरीरी प्रेम से निकलकर शरीरी प्रेम में चला जाता है। मौज मस्ती का भी भाव होता है। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? कि वो खुश रहे। जब खुश रहे तो मौज मस्ती भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं था, छायावाद में ऐसा नहीं था। छायावाद में तो ये था कि अ, या फिर द्विवेदी युग में चले जाओ तो ये भाव नहीं था। अ, कवि का मनोरंजन ना कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लाइन लिखी थी उन्होंने। लेकिन अब मौज मस्ती का भी भाव, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा पर। चारबाग बात पे चला आया। उत्तर छायावाद कहाँ पे चला आया? चारबाग बात पे, जहाँ पे बताते हैं कि घृणम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस लेवल पे चले आते हैं। हालावाद उसको बोला जाता है। और आगे अगर आ जाओ उसमें, तो जैसे इसमें सबसे विशेष जो कवि है हरिवंश राय बच्चन, शराब कभी नहीं पीते थे, लेकिन समर्थन क्यों किया? कि वो शराब एक तरह से मनुष्य को हालावाद में पहुंचाती है। हालावाद मतलब आप सोच के देखो कि मस्जिद मंदिर बैर कराते, मेल कराती मधुशाला, तो क्यों ना लिखे वो? लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमको समझ आती हैं। उत्तर छायावाद के भी हम कवियों को समझेंगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यूपीएससी सवाल पूछेगा कैसे? तो छायावाद से उतना गहरा सवाल नहीं पूछेगा। छायावाद से 2-3 सवाल होंगे। छायावाद की भावगत प्रवृत्तियाँ, छायावाद की काव्यगत प्रवृत्तियाँ, छायावाद में क्या-क्या दर्शन है, छायावाद रहस्यवाद से कैसे अलग है, स्वच्छंदतावाद से कैसे अलग है, छायावाद में राष्ट्रीय चेतना कैसे भिन्न है। फिर कहाँ पे आ जाएगा यूपीएससी? जयशंकर में आ जाएगा। जयशंकर की राष्ट्रीय चेतना, जयशंकर के काव्य में रहस्यवाद, जयशंकर के काव्य में स्वच्छंदतावाद, जयशंकर के काव्य में
हिंदी के लिए क्या योगदान, फिर आगे क्या पूछ लेगा। जयशंकर प्रसाद कामायनी से जितने सवाल बना सकता है बनाएगा। सेम आ जाओ आगे निराला में, निराला का दर्शन, निराला का स्वच्छंदतावाद, निराला का मुक्त संघ, निराला के काव्य में प्रमुख प्रवृत्तियां सेम है। जो हमने पढ़ा 2 दिन वही है, और उसी 2 दिन में पूरी घटनाएं पूरी क्रियाएं मिली हुई हैं। महादेवी वर्मा कविता के रूप में नहीं है, बट पूछेगा तो क्या पूछेगा। महादेवी वर्मा का दर्शन, महादेवी वर्मा रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद को छायावाद से अलग क्यों बताती हैं, काव्य की और क्या प्रवृत्ति है। महादेवी वर्मा मनोवैज्ञानिक लेखन करती हैं, तो उनमें छायावाद का क्या महत्व है या फिर क्या योगदान, एवरीथिंग। या फिर सुमित्रा नंदन पंत है नहीं, पर एक सवाल पूछने का यूपीएससी हक रखता है कि छायावाद युग में निराला नहीं, छायावाद युग में सुकुमार कवि नंदन पंत का योगदान बताओ। एक सवाल पूछने का यूपीएससी मान्यता रखता है। इतने सवाल, और चाहे मैं 10 दिन लगा दूं, चाहे मैं 3 दिन में खत्म कर दूं, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, ही सवालों में पूरा सर आधार खत्म है। जैसे जैसे सोचो कि मैं बोलूं अंग्रेजी क्या है, तो मैंने वो 26 लेटर में महारत अगर हासिल कर ली कि ए से कितने शब्द बनेंगे, बी से कितने शब्द बनेंगे, सी से कितने, जेड से कितने, तो मैं अंग्रेजी में महारत बना लूंगा। फिर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसका भाव पकड़ता रहूं कि ये अलग और अलग अलग। हम अभी सोच के देखो, 35-36 दिन क्लास हुई होगी, 35-36 दिन में अगर हम अलग अलग जाते, सब कुछ बिखरा होता, हम पहले कहानी कर लेते, नाटक कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, कुछ नहीं होता। अभी अगर आप बोल दो प्रगतिवाद मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर पूछो प्रगतिवाद की क्या प्रवृत्तियां रहने वाली हैं, तो छायावाद से आगे जो बढ़ेगी प्रवृत्ति, तो वही प्रगतिवाद की प्रवृत्ति रहेगी। अगर आप पूछो कि महादेवी वर्मा उपन्यास जो लिखा है, राजनीतिक उपन्यास, तो उनके मन में क्या बीती होगी, ने ऐसा लिख दिया। तो उनका जो मानववाद है, अस्तित्ववाद है, कि मानव, उनका लिखना कि क्या बोलते हैं, जाग तुझको दूर जाना, जागो तुझको दूर जाना ही रिलेट करता। तो अब नहीं पढ़ते हैं, हम छोड़ देते हैं पढ़ाई, फिर भी हमने बांध के रखा है। और बांध के रखा है तो एक चीज होती है ना, जैसे सोचो कि ऊपर से आसमान से सेव गिर रहा है, ठीक है, उसको आपको अगर पकड़ना है, एक एक पकड़ोगे, मुश्किल है। एक बड़ी सी टोकरी आप लेके आओगे, तो उसमें उस एक हाथ से ज्यादा आप पकड़ सकते हो। तो यही सारी चीजें। अब जितने सवाल छायावाद से बनेंगे, दिमाग में तो एक रहेगा छायावाद, लेकिन जो प्रगतिवाद 5 साल तक चलता है, उसके बाद प्रयोगवाद चलता है, जो आगे के कवि हैं, दिनकर मिलेंगे, नागार्जुन मिलेंगे, अज्ञे मिलेंगे, इनमें क्या अंतर होगा भाई, ये छायावाद से कैसे अलग। ज्यादा कवि नहीं है आपके पास, बस छायावाद के बाद 4-5 कवि ही बचेंगे, अज्ञे बचेंगे, दिनकर बचेंगे, और कौन सा बता, वो बचेंगे, ज्यादा नहीं है। तो पकड़ेंगे हम कहाँ से, खत्म हम इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हैं। तो यही चीज है, हम पकड़ रहे हैं, और पकड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप क्या करना आज, कि वो दोनों क्लासेज अगर आपने उसको आधा सुना है, पूरा सुनना, और जितने सवाल छायावाद पेपर 1 पेपर 2 से आया है, सारे सवालों को आप रिलेट कर, जवाब नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सवाल समझना। अगर सोचो कबीर से सवाल आता है कि कबीर का जो समाज की जड़ता को दूर करना है, वो दूसरे किसी कवि में नहीं मिलता, तो आप कम से कम ये समझ पाओ कि दूसरे कवि में नहीं मिलता, मतलब मुझको रिलेट कैसे करना है। जायसी में भी अद्वैतवाद दिखता है, तो जायसी से मैं रिलेट करूंगा द्वैतवाद के लिए। माया मुझको या फिर ज्ञान मुझको तुलसी में भी दिखता है, तो ज्ञान के लिए मैं रिलेट करूंगा तुलसी से लिए। प्रेम मुझको सूरदास में भी दिखता है, प्रेम को रिलेट करूंगा मैं सूरदास। तो वो चीज होती है कि वेयर यू एग्जिस्ट, कहाँ पे आप हो,
और जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे आप हो, फिर आप कहोगे नहीं हिंदी कठिन है, फिर सब कुछ आसान, सब कुछ सरल हो जाएगा। कुछ सवाल हो तो बताओ, सर जैसे मैं फिर चलते हैं। हिंदी साहित्य को पढ़ता हूँ तो सर मेरे को ये हिंदी इजी लगता है हिंदी साहित्य थोड़ा, लेकिन सर जीएस में सब पढ़ता हूँ तो वो लिखना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों सर? जीएस की भी हम बात करेंगे किसी दिन, अभी आज के लिए खत्म करते हैं। और कल अगर समय हुआ तो करूंगा, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। देखते हैं, कल आप कामायनी थोड़ा पढ़ लेना। और ये जरूरी नहीं, देखो जरूरी क्या है, अपने सिलेबस में जो है वो पढ़ना। चिंता सर्ग है, अगर चिंता सर्ग पढ़ूंगा। श्रद्धा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग पढ़ूंगा। मैं भाव जानता रहूंगा और सर्गों का जो एक समीक्षा है उसको मैं समझूंगा कि ये मतलब ये भाव इससे जुड़ा हुआ है। तो कामायनी पढ़ लेना, हो सकता है मैं रिवीजन ना कर पाऊँ, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा समय से पहले। ठीक है, तो कल सर कामायनी पढ़ लेना और इस उससे पहले। एक प्रश्न है हाँ, सर, इसमें तुलना ही क्यों ज्यादातर की गई है?